नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में बाकी कुछ कहना नहीं है, स्वागत की वही परंपरागत थाली, उससे स्वागत करते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, आपको प्रणाम, जय जय सिया राम। बिल्कुल सावधान रहिएगा व्यालोक जी, क्योंकि एक बार फिर मेरे पास कोर्ट से आई लव यू आया है। और अगर मैं कोर्ट गिनाऊं तो चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट से आया है। और दर्शकों, कोर्ट से कोई भी पॉजिटिव या ध्यान देने वाले फैसले आते हैं या कमेंट तक आता है तो मैं उसको लाके व्यालोक भाई के साथ डिस्कस सिर्फ इसलिए करता हूं क्योंकि अगर हमारी सबसे बड़ी मांग है या समय की जरूरत है तो वो है कि हमारे न्यायपालिका में बदलाव हो। कहने को जुडिशियल रिफॉर्म की बात की जाती है, लेकिन क्या आत्मचिंतन से या अंदर से भी बदलाव किया जा सकता है? जिस तरीके से हमने इसी देश में इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों वाले सरकार से लेकर 2014 में सांस्कृतिक क्रांति की, और उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास से हमें दुर्गा पूजन के दृश्य दिखाई देते हैं, सनातन की तमाम चीजें दिखाई देती हैं, तो ये परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि संविधान बदल के और भारत को ऐसे उलट के पलट दिया गया। लेकिन यही बात क्या जुडिशरी में भी हो सकती है? तो यही वो वजह है कि मैं ऐसी कोई छोटी सी हरकत होती है तो उसे लाता हूं और आप सबके सामने रखता हूं। 2 थप्पड़ मारे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। 2 थप्पड़, जैसे होता है ना कि दोनों हाथों से एक थप्पड़, एक को मारा, दूसरा थप्पड़ दूसरे को मारा। किसको मारा? एक थप्पड़ मारा कांग्रेसी इकोसिस्टम को, तो दूसरा थप्पड़ उन्होंने मार दिया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अब आप चौंकेंगे कि गजब, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ थप्पड़ और मैं बैठ के बात कर रहा हूं। 2 निर्णय आए हैं। पहला निर्णय ये था कि कपिल सिब्बल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और कहा साहब हेट स्पीच, और शुरुआत कैसे की? उन्होंने कहा जनाब, बीजेपी के 3 सीएम की हेट स्पीच आई है, जरा इस याचिका को स्वीकार कर लिए। ये सुनते ही सीजेआई सूर्यकांत ने तुरंत सिब्बल को टोका और कहा कि अच्छा, हेट स्पीच केवल बीजेपी वाले करते हैं, बाकी वाले क्या करते हैं? और उसके बाद कहा ऐसा है मियां, ये अपनी याचिका लो और चलो निकलो यहां से। ये पॉलिटिक्स आके यहां पर मत करो, हम जानते हैं कौन कितना जहरीला बोलता है। आपको याद होना चाहिए, बोटी बोटी काटने वाले प्रधानमंत्री को ये शब्द कहने वाला प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस का इस समय दुलरुआ दामाद बन के संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक घूमता है। सनातन डेंगू है, मलेरिया है, ये हेट स्पीच नहीं है। उसी के साथ अब बताइए, दूसरा थप्पड़ मार दिया उन्होंने मोहन यादव जी को। जी हाँ, मध्य प्रदेश वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, 14% से बढ़ा के 27% ओबीसी आरक्षण, मामला चला गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। लेकिन मोहन यादव यादव जी को तो बहुत जल्दी थी 14 से 27 करने की, तो वो पहुंच गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है मियां, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है, यहां से रफू चक्कर हो और हम तुम्हें इस 14 के 27 पर कोई फैसला नहीं देंगे। मजे की बात यह है और दुख की बात दोनों है कि 14 से जो 27 किया था, तो जो 13% जो और आरक्षण निकलता था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी नौकरियां इस समय निकली उनमें से 13% होल्ड करके रखा था और कहा था कि नहीं नहीं, 27 हम कर चुके हैं और इसको आगे हम भरेंगे। कहीं कोई दया नहीं दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि हम इस 13% को होल्ड करने पर कोई फैसला नहीं देंगे, निकल के चले जाओ, हटो। अब इन दोनों फैसलों को अगर आप देखिए तो एक तरफ कपिल सिब्बल का कांग्रेसी एजेंडा, उसे भी थप्पड़ मारा। दूसरी तरफ 14 से 27 मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश सरकार, इसको भी उठा के बैरंग भेज दिया। तो ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है व्यालोक जी आपको कि अब मिलाड भी कहने लगे हैं कि नहीं, नहीं ये ठीक है और ये ठीक नहीं है ना? अपनी बात को दोहराने के खतरे पर वहीं से शुरू करूंगा। जब तक नाले में रुपए जले हुए बरामद होते रहेंगे, जब तक वह व्यक्ति 2-2 जगहों पर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा रहेगा, जब तक उस व्यक्ति को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए हटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसका एक तरह से प्रमोशन होगा, जब तक माननीयों के लिए अलग रास्ता रहेगा और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग रास्ता रहेगा, तब तक ये सब
सर सीमेंट पर ऊपर से टिपकारी हो रही है। जुडिशरी की जड़ों में मट्ठा है और ये जुडिशरी भारतवर्ष की नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप नहीं अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं, तब तक इस सारे प्रपंच का कोई मतलब। हाँ, कुछ फैसले आए हैं, आपने जो भी 2 फैसले बताए, ऐसे कई फैसले आए हैं अभी, खासतौर से जस्टिस सूर्यकांत के समय तो आपके खुश होने के लिए बहुतेरे फैसले आए हैं। मैं भी खुश हूं, स्वागत है। लेकिन जड़ों को जब तक आप नहीं सींचेंगे, तब तक पत्तों को कितना भी काट छांट कर दें, उससे कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि ठीक है, आपने कहा कि केवल बीजेपी के या केवल कांग्रेस के किसी एक पार्टी के नेता को हेट स्पीच के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। आपने मध्य प्रदेश सरकार के उस डिसीजन को होल्ड किया जहां पर समाज के एक वर्ग में, लेकिन वह फैसला, इसलिए उस पर मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो संवैधानिक बात हो जाएगी। भाई, संविधान ने ही तो आरक्षण की व्यवस्था की हुई है और फिर वो बात फिर यूजीसी पर जाएगी, फिर वो एक तीसरे मुकाम पर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अभी के ये दोनों फैसले जो हैं स्वागत योग्य हैं। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि कुछ भी हो जाए तो नहीं, खूंटा यहीं गड़ेगा। न मैं उनकी तरह अहंकारी हूं, न मैं उनकी तरह अमान्य हूं। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि जब तक जुडिशरी इस देश की भाषा नहीं बोलेगी, आप सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई याचिका देते हैं, और जितना मेरे वकील दोस्त बताते हैं, जितना मेरे काबिल जज दोस्त बताते हैं, वो कहते हैं, और शायद ये सच ही है, कि अगर बेल को आपने केवल जमानत लिख दिया और बगल में आपने बेल नहीं लिखा है इंग्लिश में, तो आपकी वो याचिका भी रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है। तो क्या हम इसे भारत की जुडिशरी माने? और मैं ये नहीं कहता हूं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी भाषा में नहीं कर सकते साहब। बड़े ये तमिल वाले कूदते हैं, कन्नड़ वाले कूदते हैं, पंजाबी कूदते हैं। जरा जाके एक याचिका दाखिल करके दिखा दें, तमिल में ही याचिका दाखिल करो ना और सुनवाई करवा लो। नहीं होगी याचिका दाखिल, उर्दू में भी नहीं होगी, हिंदी की तो बात ही छोड़िए। कहने का मतलब यह है कि ये सारी जो चीजें चल रही हैं, एक कोशिश सरकार ने की थी 2014 में सरकार बनते ही न्यायिक सुधारों की। उसके बाद सरकार या तो डर गई, या फिर सरकार ने कहा कि इस बला में कौन पड़े, या फिर सरकार प्रतीक्षा कर रही है कि सही समय पर वह उन न्यायिक सुधारों को फिर से वापस लाएगी। ये सरकार का काम है। लेकिन जब तक पूर्णतया सुधार नहीं होंगे, न्यायिक सुधार पूरी तरह नहीं होंगे, जब तक इस देश की भाषा में इस देश का न्यायाधीश नहीं बोलेगा, तब तक ये केवल और केवल जुडिशरी है। और जो मैं कहता हूं कि न्याय को रक्कासा के पांवों की पाजेब बना दिया है, जहां केवल चांदी के रखते हैं तभी आप वह आवाज सुन सकते हैं। बाकी इन दोनों फैसलों का स्वागत है। जी ठीक, चलिए धीरे धीरे आपके मुंह से स्वागत है इसके पन्ने जो है मैं रखता जा रहा हूं फाइल में। तो इसीलिए दर्शकों, उद्देश्य यही है इस तरह की फैसलों पर समय समय पर डिस्कस करना। अब जरा इन दोनों फैसलों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले में जानते हैं करीब 7-8 लोग गए थे। सिब्बल साहब तो लॉयर थे और सीजीआई साहब ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, निशिकांत ने किया, ओके। हिमंता विश्व शर्मा इनके खिलाफ गया था कि देखिए ये 3 सीएम हैं, धामी जी जो हैं अलग हैं, उत्तराखंड के सीएम हैं, और योगी जी तो खैर लिस्ट में रहेंगे ही। तो हेट स्पीच वाला मामला लेके गए। सोचिए याचिकाकर्ता में और कौन कौन शामिल हैं। वो सारा जो गिरोह है, जो कभी आपको दिखाई देता है सीए में, कभी आपको दिखाई देता है भाईजानों के किसी मामले में, कभी आपको दिखाई देता है कि नहीं नहीं अल्फला यूनिवर्सिटी में तो देखिए ना ऐसा नहीं वैसा हुआ। ये एक पूरा मजहबी और कांग्रेस पोषित एक पूरा इकोसिस्टम है और इनका यही काम है। अब सवाल ये होता है
कि सरकार में रहते हुए जो सरकारी पक्ष है, या मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लेके के ही कहूं, तो भैया इनका लीगल सेल क्या कर रहा होता है। हालांकि इस समय चर्चा में आईटी सेल बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नहीं, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, इनके तरफ से क्यों है। और ये मैं अपेक्षा बार बार इसलिए रखता हूं व्यालोक जी, क्योंकि इस लोकसभा में 2024 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने पहले भाषण में कहा था कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। साला हम लोग तो बैठ के दिन रात जवाब देते हैं, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं ये लोग काहे नहीं ये काम करते हैं, पहली चीज। और जरा ये बताइए, मोहन यादव जी को इतनी चुल क्यों मची है कि 14 से 27 करना है। ठीक है भाई, हाईकोर्ट में मामला है और तुम सुप्रीम कोर्ट भाग गए टिकट कटा के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक थप्पड़ लगा के बगो वहां से जाके, एमपी हाईकोर्ट बताएगा। तो ये चुल क्यों, नई नई चुल्लें क्यों मच रही हैं? मोहन यादव जी को दरअसल मैं कहूंगा कि गाली खाने की बहुत जल्दी थी। आप देखिए पूरे देश में, पूरे सोशल मीडिया पर सबसे पहले मोहन यादव जी को गालियां पड़नी शुरू हुई, और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। जब उन्होंने इस सब तरह की हरकतें शुरू की, उसके बाद यूजीसी वाला बवाल आया, उसके बाद तो अब तो खैर मोदी जी भी बेचारे सुन रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, उनके सारे पुराने कारनामे धुल गए। अब तो वो उनकी जात वात सब भाई लोग खोज लिए हैं। हालांकि मोदी जी तो खुद ही छाती पीट पीट के कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, तो वो अलग मसला है। असल में इन लोगों को आत्मविश्वास की कमी है, मोहन यादव जैसे लोगों को। इनको लगता है कि ठीक है हम एक बार जीत गए, जबकि जनता ने आपको हिंदू होने की वजह से आपको वोट दिया, और बम्पर वोट दिया। मध्य प्रदेश में कोई सामान्य बहुमत तो मिला नहीं है, बहुत शानदार जीत कर आए हैं। नहीं तो मोहन यादव जी को कहें, एक मिनट मोहन यादव जी को कहें हार और जीत की इतनी बड़ी चिंता, इनको चेहरा बना के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था क्या बीजेपी ने? वही वही आपने जड़ कहे ही पकड़ जबरदस्ती का ली दूल्हा है। बन के घूम रहा है। अरे सीएम हो, काम करो यार। आपने वही तो जड़ पर ही तो आघात कर दिया कि मोहन यादव जी को क्यों चूल मची। भाई इसीलिए कि मैं तो उठा के मुझे ले आए, मेरा चेहरा नहीं था तो अब मुझे चेहरा बनना है। और वो भी एक ऐसी विरासत का जो मामा शिवराज सिंह चौहान, जो 3 टर्म करके पूरा गए हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति पर अभी तक उनकी छाप है। अब वो चले गए सेंटर में, तो भाई मुझे एक बड़ी लकीर खींचनी है। तो बड़ी लकीर कैसे खींचूंगा मैं? तो मैं बन जाता हूं यादव, मैं बन जाता हूं ओबीसी। और उसमें भाई साहब ने ऐसी घपलेबाजी कर दी कि अब मोदी पूरे सोशल मीडिया पर देख लीजिए। ये बताइए, पूरे मोदी सोशल से बढ़ के, मीडिया पर एक मिनट, ये बताइए मोदी से बढ़ के ओबीसी बनेंगे ये, हैं घाची तेली। हालांकि भाई लोगों ने बहुत अपमान तरीके से वो किया, ये भी दुखद रहा है यूजीसी के मामले में, हैं। सवाल ये भाई होता है साहब, कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने विस्तार वोट बैंक, क्योंकि हम लोगों ने कई बार बात किया है और मेरे पास भी जो जानकारियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50% के लिए काम कर रही है, अभी 35-36 पर टिकी हुई, तो ये 15% कहीं ना कहीं से तो आएगा ही ना, कहीं वो वाला एजेंडा तो परिसीमन भी नहीं है। होने वाला है ना सर, हाँ, परिसीमन परसिमन भी भी। होने वाला है। परिसीमन के बाद हम्म, स्थितियां और बदलेंगी। परिसीमन के बाद आप कहां से उतने वोट्स लाएंगे? तो हम्म, नेताओं का जो हाल होता है वो सोचते हैं, और वो सोचते सोचते कुछ भी कर सकते हैं। अब उनको लगता है कि इस सब तरह की हरकतों से हम ओबीसी समाज के एक बड़े वर्ग को ले आएंगे, क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जवाब देना है। जबकि ये लोग देख नहीं रहे हैं, इनकी आंखों में पता नहीं कौन सी धूल पड़ी हुई है कि ये देख नहीं पा रहे हैं कि बिहार में जब आप हिंदू बनकर लड़े हैं, तो उसी जनता ने एक पारिवारिक पार्टी को 25 सीटों पर समेट दिया है, हम्म, और वहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पर तो भाई नीतीश के नाम पर आप लड़े, वहां पर आप मोदी के नाम पर लड़े। आपने वहां पर तो जात पात नहीं किया, वहां तो आप सनातनी बन के लड़े। जी। अच्छा ये बताइए, जैसे ही बात इस पर आती है कि भाई जो वंचित शोषित और जो हमारा समाज है जिसको कि भटकाया गया, तमाम तरीके से भटकाया जाता है, आज भी भटकाया जाता है। पता नहीं कौन सी वो भट्टी है जो अनवरत जलती है, उस पर रखा हुआ है बर्तन और उसमें शीशा जो है पिघला रहता है। आज भी वामपंथी ये जो वैचारिक खोर हैं उठा उठा के कान में डालते रहते हैं। एक तरफ ये एजेंडा,
तो जैसे ही इनको जोड़ने की बात करते हैं तो आप ये क्यों बोलने लगते हैं कि जब आप हिंदुत्व, अरे भाई ओबीसी का विस्तार हो और बाकी जो वर्ग है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा है, अगर वो आ रहा है तो वो तो बटोगे कटोगे, वही वाला मामला ना लागू हो रहा है, तो फिर अचानक हिंदू आइडेंटिटी पर खतरा क्यों आ जाता है? क्योंकि यही कंफ्यूजन यूजीसी पर है, यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा जो है ये मोहन यादव वाले पर है। देखिए मुझे ये नहीं पहचान समझ में की, आता कि जैसे ही देखिए विस्तार की बात होती है और हमारे हिंदू भाइयों को जोड़ने की बात होती है, वैसे ही ये होता है कि अब आप हिंदुत्व पर नहीं लड़ रहे हैं। हिंदुत्व की नहीं आइडेंटिटी सर, कहाँ चैलेंज हो जाती है सर? सर देखिए, ये जो पहचान की राजनीति है जिसने हमारी फॉल्ट लाइंस को बिल्कुल उभार दिया है, उसमें समाज के एक बड़े वर्ग को लगता है, खासतौर से अब नाम लेके कहना पड़ेगा, हालांकि मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं। सामान्य वर्ग के मन में ये बात कहीं ना कहीं आ जाती है कि भाई हमें क्या, जब वो अपनी पहचान की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें आप ना तो आरक्षण दे रहे हैं, हमें ना तो कोई खास सुविधा दे रहे हैं, हम अगर 90 और कुछ फॉल्ट लाइंस तो है ना, इसको तो आप क्यों? नकारने। ईडब्ल्यूएस क्या है? भाई एक मिनट आ रहा हूं। -40 पर ईडब्ल्यूएस में जातिगत कोई मामला नहीं है। ईडब्ल्यूएस में केवल और केवल आर्थिक आरक्षण है, और उसके जो पैरोकार हैं वो यही तो कहते हैं कि आप आर्थिक आधार पर सबको दे दो। आप जाति को जब आधार बनाते हो और ईडब्ल्यूएस को देकर जब सामान्य वर्ग को कहते हो, सामान्य वर्ग की चिंता क्या है कि भाई हम 90-99% नंबर ला रहे हैं, यहाँ -40 वाला होता है, और ऐसा होता है, हुआ है। ये सब चिंताएं हैं, इसको आपको एड्रेस करना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझा जाए व्यालोक जी कि हिंदू का सशक्तिकरण और एकीकरण ये रुकावट है, ये सारी चीजें ये नहीं हो पाएगी। जब जब आप हिंदुओं का विस्तार करेंगे और उस पूल का विस्तार करने का सोचेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। इसका समाधान? नहीं, समाधान क्या है, आपको उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भाई कि आप, हम एक खास वर्ग को अगर बढ़ा रहे हैं, अपने में ला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि हम आपकी गर्दन काट रहे हैं। ये कैसे जा रहा है? आपने बात की लीगल सेल की, आज फिर आपने कहा आईटी सेल। क्या कर रहे हैं? भाड़ झोंक रहे हैं। क्यों? आप, सबसे बड़ी जो मेरी शिकायत रहती है कि भाई नैरेटिव आप ऐसा क्यों बना देते हैं, क्यों बनने देते हैं? आपका आईटी सेल सबसे सशक्त है, आपके आईटी सेल में लाखों हजारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग काम करते हैं। अगर हम केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर को देखें तो कम से कम 1000 लोगों की टीम है, हर एक राज्य को मिला दें और केंद्र को मिला दें, केंद्र में 200-250 लोगों की टीम है। क्या कर रहे हैं वो? भाड़ झोंक रहे हैं। क्या करते हैं भाई? आपको ये सारे मुद्दे जब जमीन पर आप जाते हैं तो ये सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। हम भाजपा के प्रवक्ता थोड़े हैं भाई। सुनिए, आपके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? 4 बार आप बोल चुके हैं, अब क्या कर रहे हैं? भाड़ झोंक रहे हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं ना भाड़ झोंकने के लिए, इसीलिए सब मस्त है। वही मैं कह रहा हूं कि भाई हम और आप प्रवक्ता नहीं है ना, हम और आप आईटी सेल के नहीं है। हम लोग तो इधर से भी गाली खाते हैं, उधर से भी गाली खाते हैं। हम हिंदू एकीकरण की बात करते हैं तो उठा के सामान्य वर्ग हमें नीचे देखिए इसी वीडियो के अंदर के है मोदी की चाटना बंद करो, है मोदी तुम बंद करो। देखिएगा इसी वीडियो के पास क्या क्या आएगा, और आपके कितने वीडियो पर आया हुआ है। अभी आप देखिए इतना तीखा जी, मैं अगर अपना दर्द बताऊं तो आपको पता है कि इस महीने की शुरुआत पे मैं पारिवारिक छुट्टी पे गया था। 7-8 दिन में चैनल पे नहीं आया। उस समय यूजीसी पर बिल्कुल मतलब दंगल मचा हुआ था। प्रारब्ध के कई वीडियो के नीचे इस तरह के कमेंट आए कि यूजीसी पर अवनीश जी को वीडियो न करना पड़े, इसलिए वो 10 दिन की छुट्टी पर भाग गए। आप सोचें सर, जबकि हमने 3 वीडियो किया, एक तो आपके साथ ही वीडियो किया, लाइव किया, अपना स्टैंड रखा, और आज भी हम ये कहते हैं साहब ठीक है, अब कोर्ट में है तो भाई गलत चीज है तो वहां चला गया। और वही वजह है दर्शकों कि हम न्यायालय से जब भी कोई इस तरह की बात आती है, आज के ये दोनों विषय क्या हैं? एक तरफ मध्य प्रदेश को भी थप्पड़ मारा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा नहीं नहीं करेंगे, चले जाओ यहां से, और 2 महीने का समय दे दिया, तय कर दिया है कि 2 महीने के अंदर फैसला भी दो। तो अब सुप्रीम कोर्ट
या इस देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही है, और दोनों हाथों के इस्तेमाल के साथ-साथ हमको लग रहा है इसका भी इस्तेमाल कर रही है और दिल का भी इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है? अभी आप फिर कहेंगे कि मैं वो नहीं, नहीं, रक्कासा के पाँव की मैं पाजेब। हाँ, मैं इसमें एक चीज नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज बस जोड़ना चाह रहा हूँ कि भाई जब मामला सब जुडिस है और उस पर आप हंगामा करते हैं तो आप उसी खेमे में जाके खड़े हो जाते हैं एग्ज़ैक्टली। जिसकी आप आलोचना करते हैं, जिसके बारे में आप लगातार बोलते हैं कि अरे मामला सब जुडिस है और ये लोग देखो, आप उनसे अलग कैसे हो जाते हैं जो यूजीसी मामले को लेकर डीयू में, जेएनयू में सड़कों पर डफली बजा के, आप डफली गैंग से अलग कैसे हैं भाई? सब जुडिस है, आने दो फैसला। उस समय तक आपको क्या जरूरत है इतना हंगामा करने की, इतना उछलने की? भाई आप सब जुडिस है मामला, आप धैर्य रखिए। इसी कोर्ट ने ना भाई मना किया, बंद किया, कहा कि बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल अभी किया। रुकिए। और मार्च में अब कितने दिन है, लेकिन अब वही बात है कि फॉल्ट लाइन्स हमारी हैं और उसको इतना उभारा गया है। और चूंकि हम लोगों को, आपने कहा ही कि हम लोगों को सभी तरफ से गाली सुननी है, तो हम लोग भी बैठ के बतियाएंगे और हम लोग इस वीडियो के नीचे भी गाली खाएंगे। जी चलिए साहब, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने इतनी बार कर दिया तो हो सकता है कुछ नरमी बरती जाए या फिर थोड़ी मीठी-मीठी गालियाँ सुनाई जाएँ। लेकिन हकीकत ये है दर्शकों कि अगर सरकार भी कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए भी कोर्ट है, और विपक्ष भी अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए भी कोर्ट है। आज राम मंदिर, रामलला विराजमान अपने मंदिर में है, भव्य मंदिर में है, कोर्ट से ही है। काशी भी कोर्ट से आएगा, मथुरा भी कोर्ट से आएगा। तो सारी चीज़ें कोर्ट से आ रही हैं साहब, हमने इंतज़ार किया है, हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसी टेक के साथ आज की ये चर्चा अगर ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करके अपना स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अंत में धमकी कहिए, प्रार्थना कहिए, निवेदन कहिए, हाथ जोड़ के निहोरा कहिए, अगर बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे अटल जी याद आते हैं। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, आप सबको पता है। जिस तरीके से आप इस चैनल को स्नेह दे रहे हैं, व्यालोक जी के चैनल को भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। अपने अवनीश और अपने व्यालोक हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।